आज से देश में नए डिजिटल युग की शुरुआत होने वाली है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली की प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग करेंगे। पहले चरण में लखनऊ समेत देश के 13 शहरों में इस सुविधा की शुरुआत होगी। यहां पीएम मोदी भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम योगी वाराणसी से जुड़ेंगे। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ये कार्यक्रम देखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 5G सेवा से शुरू होने के बदलाव के बड़े संकेत फिर से हैं और दिल्ली के साथ ही काशी में इसकी शुरुआत बड़ा संदेश देने का काम करेगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी 4 घंटे तक वाराणसी में ही होंगे, जहां वो सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और बाबा के दरबार में पूजा अर्चना के अलावा कई परियोजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा करने के बाद वो वहां पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 5G की लॉन्चिंग की जा रही है और इसमें काशी से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बदलती हुई काशी की एक योजना 5G की लॉन्चिंग एक तरफ जहां दिल्ली से हो रही होगी, तो दूसरी ओर वाराणसी में भी इसकी लॉन्चिंग के समय यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। तो रुद्राक्ष में भी तैयारियां किस तरह की हैं आप देखें। रुद्राक्ष में ये कार्यक्रम होगा और रुद्राक्ष में तैयारियां यहां पर ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। यहां रुद्राक्ष के भीतर आयोजन किया जाएगा और इस दौरान काशी के प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद होंगे। यूपी के सीएम न सिर्फ 5G से आने वाले समय के बदलाव को बताएंगे, बल्कि इसकी लॉन्चिंग के समय एक अलग संदेश देने का प्रयास भी करेंगे। इसी समय देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद दिल्ली से 5G की लॉन्चिंग करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो इस 5G सेवा को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और नई पहचान मिलने वाली है। वाराणसी का एयरपोर्ट अब यूपी का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो 5G सेवा से लैस होगा, क्योंकि वाराणसी एयरपोर्ट पर भी 5G सेवा की लॉन्चिंग होगी। यह है वाराणसी का बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से देश और विदेश के लिए हवाई सेवा संचालित होती है। अब जितनी रफ्तार से फ्लाइट उड़ेगी, उतना ही तेज आपके मोबाइल का नेटवर्क भी दौड़ेगा। ये बात सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन इसका सार ये है कि अब बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है। हमारे एयरपोर्ट प्रथम एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। मैं तो कह सकती हूँ प्रथम भवन, इतना बड़ा भवन, सरकारी भवन, जहाँ से हम हवाई यातायात संचालन कर रहे, यात्री को सेवा दे रहे। एयरटेल की तरफ से 5G की सुविधा उपलब्ध है। 5G सेवा की शुरुआत से एयरपोर्ट के अधिकारियों और यहां आने वाले यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। 5G सेवा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और ये एयरपोर्ट सबके आकर्षण का केंद्र रहा है और अब ये आकर्षण और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5G सेवा से लैस हो चुका है वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो सेवा है वो कितनी खास, किस तरह से खास। हम लोगों ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर में हमारे सारे ऑपरेटर्स, अवेलेबल ऑपरेटर्स यूपी में वोडाफोन, एयरटेल और जियो, ये अपनी 5G की सेवाएं यहाँ पर दे पाएंगे। 4G 5G कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो सर्व कर सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर ऐड ऑन हुआ है एयरटेल और ये सेवाएं अपनी देने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पहले 4G की 2 Mbps स्पीड से यात्री निराश होते थे, लेकिन अब 5G की शुरुआत से उन्हें बदलते बनारस की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। बात अब आगरा की भी करते हैं, जो संकट में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक बह रही है। हाल ही में हथनी कुंड बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से अब बैराजों के गेट खोल दिए गए हैं। अब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना रौद्र रूप धारण कर रही है। एबीपी गंगा की टीम ने श्रीराम घाट पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। नजर रखते हैं
इस पे हर घंटे का रीडिंग देखते हैं, और हर घंटे आप अपडेट हर घंटे अपडेट करते तो हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 6 मीटर है, तो ये वार्निंग लेवल, वार्निंग लेवल है ये, और ये जो 7 मीटर है वो डेंजर लेवल है। हाँ? डेंजर लेवल है वो, डेंजर लेवल है, यानी खतरे का निशान है 7 7 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 6 मीटर से केवल 80 सेंटीमीटर ही नीचे चल रहा है नीचे पानी। चल रहा है, हाँ? 75 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है पानी तो वार्निंग लेवल से। आपको क्या लग रहा है, ये क्रॉस कर देगा? क्रॉस कल सुबह तक क्या स्थिति बनी? अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन पानी तो लगाता हर घंटे सेंटीमीटर। हर घंटे बढ़ रही है, हर घंटे। आप लोगों की क्या तैयारियां रहती हैं, क्या करना रहता है? हम लोगों को तो सिर्फ रिपोर्ट देनी रहती है, आपको रिपोर्ट देना है। बस। तो विनोद जी हैं, लगातार यहाँ इस समय श्रीराम घाट पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो जलकुंभी हैं, तमाम जो शैवाल हैं, वो उखड़ कर इस समय यमुना नदी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लगातार जो बाढ़ चौकियां हैं, वहाँ जो राजस्व के जो लोग हैं, उनको एक बार फिर से अलर्ट किया गया है। इसको लेकर प्रशासन लगातार नज़र रखे हुए है और अप्रत्याशित कहा जाए जो एक तरह से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बीच में ये देखा गया कि यमुना नदी का जो पानी है पूरी तरह से सिमट चुका था, और जैसे अमूमन पूरी साल जैसे यमुना नदी नज़र आती है, एक नाले से ज़्यादा नज़र नहीं आती, वैसी ही दिखने लगी थी कुछ दिनों पहले तक। लेकिन 20 तारीख के बाद से जिस तरह से लगातार बारिश आगरा में देखने को मिली, पूरे उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में रही, और तो ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसका नतीजा है कि यमुना नदी इस समय आगरा में फुल कहा जाए पूरे इस समय आवेग से बह रही है। और एक बार फिर से लोगों के लिए जो खतरे की घंटी है, उसकी आहट अब सुनाई पड़ने लगी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और अब बात नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी की करते हैं, जो श्रीकांत त्यागी को लेकर सुर्खियों में आई थी। लेकिन अब यहां अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के एक्शन से खलबली मच चुकी है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है और इससे सोसाइटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ 125 फ्लैट ऑनर्स ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अब कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा। तो नोटिस के जवाब का अथॉरिटी ने संज्ञान नहीं लिया। क्या पूरा मामला है वो अब आपको बता रहे हैं। और अब 20 अक्टूबर को हाई कोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा। वीडियोग्राफी फोटोग्राफ्स के साथ ये अगली सुनवाई होगी। और अब खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। बदलापुर इलाके में दोनों तरफ से मुठभेड़ में बदमाश विनोद सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गया था, जिससे अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ था। आपको बता दें कि अपराधी की तलाश में वाराणसी जोन की पुलिस जुटी हुई थी, जो जौनपुर सहित कई जिलों में हत्या, लूट और छिनैती के मामले में मास्टरमाइंड था और सरपतहा थाना क्षेत्र के रहने वाला ये क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा था। हालांकि अब इसकी मौत हो चुकी है पुलिस मुठभेड़ में। की सूचना मिली थी और पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये पुलिस पर फायर करके फरार हुए। पुलिस टीम ने इनको चेज किया और इनके द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और जो काउंटर फायर किया गया उसमें एक अपराधी को गोली लगी और बाद में इसके पास जो पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसकी पहचान की गई है और विनोद के नाम से इसकी पहचान हुई है, जो थाना सरपतहा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर एडीजी बनारस जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित है पूर्व में। और इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और एक ऑटोमेटिक कार्बाइन 9mm की बरामद हुई है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की है। उधर अपराधी और माफिया पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों के 2 मकान कुर्क कर दिए। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। दरअसल शिक्षा माफिया केएल पटेल का नाम 69,000 शिक्षक भर्ती और टीटी परीक्षा में आ चुका है। यही नहीं, लेखपाल भर्ती परीक्षा और मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी केएल पटेल का नाम आ चुका है। इसके खिलाफ शिवकुटी और सोराव थाने में गैंगस्टर के 2 मुकदमे भी इस पर दर्ज हैं। के बारे में आपको बता दें कि ये शिक्षा माफिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ये आरोपी था। इसके साथ टीटी की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ये आरोपी था।
2 महीने पहले जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पेपर लीक कराने के मामले में इसका नाम सामने आया था। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी के.एल. पटेल का नाम उछला था। कुछ दिनों पहले ही के.एल. पटेल जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। इसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर के 2 मामले अलग से दर्ज हैं। प्रयागराज के सोराव और शुकुटी इलाके में गैंगस्टर के 2 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हीं गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि के.एल. पटेल के खिलाफ जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी बाकी संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही कई दूसरी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा माफिया के खिलाफ योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एक शिक्षा माफिया के रूप में इनको जाना जा रहा है और इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों में, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। उसी में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर इनके 2 मकान हैं जिनका एरिया लगभग 150 वर्ग मीटर और दूसरे का 50 वर्ग मीटर है, जिनका एस्टिमेटेड वैल्यू 7.5 करोड़ और 2.5 करोड़, टोटल 10 करोड़ का वैल्यू है, वो कुर्क किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वो भी इसी तरह कुर्क किए जाएंगे। वहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर अखिलेश से लड़ना मायावती के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि आजकल अखिलेश की रणनीति में मुसलमान ऊपर दिखाई देते हैं। तीसरी बार अध्यक्ष पद की शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर अखिलेश ने जो अहम फैसला लिया, जो पहला फैसला लिया, वो जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन के लिए था। यानी अध्यक्ष अखिलेश ने अपने पहले ही फैसले में दिखा दिया कि उनकी रणनीति क्या है। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वोट की लड़ाई, नाहिद हसन की याद आई। अध्यक्ष अखिलेश का हसन वाला पहला फैसला। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग के प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। अखिलेश यादव तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पहले ही फैसले में उन्होंने बता दिया कि 24 के चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि अखिलेश ने फैसला किया है कि सपा का डेलीगेशन 3 अक्टूबर को चित्रकूट जेल में बंद विधायक नाहिद हसन से मिलने के लिए जाएगा। चिट्ठी में लिखा, अखिलेश यादव के निर्देश पर ही कैराना के विधायक से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। अब अखिलेश यादव या तो खुद जेल में मिलने अपने नेताओं से जा रहे हैं या फिर प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं। यानी मिशन 2024 को लेकर अखिलेश पूरब से पश्चिम तक साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो हर हाल में अपनों के साथ हैं, भले ही विपक्ष कोई भी बात क्यों ना बनाता रहे। इस प्रतिनिधि मंडल में सपा के 3 विधायक रहेंगे, एक पूर्व विधायक और बाकी 2 और नेता जो बुंदेलखंड से ही आते हैं और नाहिद हसन से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष में रिपोर्ट देंगे। लेकिन विरोधी सवाल अभी भी पूछेंगे, जब रमाकांत यादव से मिलने के लिए अखिलेश खुद जेल जा सकते हैं तो नाहिद हसन के मामले में सिर्फ डेलीगेशन क्यों? इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते। बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। नाहिद हसन से पहले अखिलेश यादव आजम खान को लेकर घिरे थे, लेकिन अब अखिलेश अपने ऊपर लगे ऐसे दागों को हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या डेलीगेशन भेजने भर से वो दाग मिट जाएंगे जो विरोधी अखिलेश पर चिपकाने की लगातार कोशिश कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं आज सुभाषपा की सावधान यात्रा का 6ठा दिन है और आज ये यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंचेगी, जहां ओपी राजभर एक रैली को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11 बजे इटवा विधानसभा के बडहर भारी गांव में सुभाषपा की जनसभा होगी। वायु प्रदूषण की बात कर लेते हैं। दरअसल आने वाले वक्त में वायु प्रदूषण से निपटने की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर आज से दिल्ली एनसीआर में GRAP यानी कि ग्रैब प्लान को लागू किया जा रहा है। यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस
एक्शन प्लान है। इसके तहत 21 तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। हालांकि आज से ही दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बोर्ड ने जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी है और साथ ही अब उद्योग पीएनजी के जरिए ही चलेंगे। तो कुछ अहम फैसले किए गए हैं क्योंकि आने वाले वक्त में वायु प्रदूषण से अगर निपटना है तो आपको अब से ही काम करना होगा और इसके लिए दिल्ली में पहल भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको सोनभद्र से दें, जहां पूर्व विधायक को 3 साल की सजा, पूर्व एमएलए हरि राम समेत 2 दोषियों को सजा हुई है। अपहरण की योजना पुलिस पर फायर करने पर सजा मिली है और 14 जनवरी 2015 के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2015 का ये मामला है। 14 जनवरी 2015 के मामले में ये सजा हुई है। दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं हरि राम और जेपी एसोसिएट के अधिशासी अधिकारी अजय शर्मा के अपहरण की बना रहे थे योजना। 3-3 वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है और अर्थदंड नहीं देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे, नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए और 17 नगर निगमों के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कई मंत्रियों पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम को भी निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ा फैसला हुआ और देखिए नगर निकाय चुनाव की ये तैयारी है। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसके अलावा 17 नगर निगमों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए। खबर रामपुर से, जहां सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को लेकर सुनवाई। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होने वाली है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी और इस केस में अब्दुल्ला समेत आजम और तंजीम फातिमा पर भी आरोप है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान लखनऊ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामपुर कोर्ट में पेश हुए थे। बड़ी खबर आगरा से, जहां प्रिंसिपल ने सरकारी स्कूल को बनाया नशे का अड्डा। जी हां, शराब के नशे में धुत प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में प्रिंसिपल ने स्कूल में मचाया तांडव, बच्चों का मिड डे मील फैलाया, गाली गलौज की। फतेहपुर सिकरी के ताजपुर नगरिया का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शराब के नशे में दिखाई दिया प्रिंसिपल के साथ पेश आया। आप देख रहे हैं ये हेडमास्टर की करतूत, ये देखिए खाना फेंका और आज जब ऐसे गाड़ी बकरे बहुत भी है। ये दारू का अड्डा बना लिया स्कूल इन्होंने। ऐसा पुलिस और बुला हमारा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। शराब के नशे में धुत प्रिंसिपल का वीडियो सामने आया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। ये हेडमास्टर की करतूत। और अब बात डिप्टी सीएम के छापा मार अवतार की भी करते हैं। यूं तो ब्रजेश पाठक जहां जाते हैं वहां औचक निरीक्षण नहीं भूलते, लेकिन इस बार वो जहां गए वहां इतनी खामियां मिली कि शायद हर कोई हैरान रह गया। करंट लग गया, जिम्मेदारी किसकी लगी? लग सकती है कि नहीं करें? ये क्या किया है आपने? डिप्टी सीएम के छापे में खामियां ही खामियां। किचन से शौचालय तक सरकारी स्कूल का सच। अब चलाओ पानी, एक बूंद निकालो जरा। नहीं, एक बूंद निकालो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कभी बस्ती में छापा मारते दिखाई देते हैं तो कभी बाराबंकी में। इस बार बारी थी कुशीनगर की, जहां उन्हें अच्छाइयां कम खामियां ज्यादा मिली। क्यों नहीं आ रहा है? क्या टोपी लगा ही नहीं। आप देखिए, मैं यही चिंता व्यक्त कर रहा था। फिजिकली हमारे जो शौचालय है उसका उपयोग नहीं हो रहा, अब उसमें जल ही नहीं आ रहा। देखिए जरा, और रोज नहाने में क्या होता है ना, वो पानी की जो जंग है ना उस पर नहीं होगी। और ये कोई रोज 50 सेक्रेटरी के दर हमको बोला। शौचालय का निर्माण देखा तो खामियां ही दिखाई दी।
पानी की व्यवस्था देखी तो खामियां ही दिखाई दी। मिड डे मील का जायजा लिया तो खाना बाहर से बनकर आया था और सिलेंडर देखने की कोशिश की तो सबकी जुबान पर ताला लग गया। गैस कहाँ बा? सिलेंडर कहाँ है? ये देखिए, ये सिलेंडर उपयोग में नहीं है, चूल्हा देख रहे हैं ना, एक्सपायरी नहीं है और ये जला भी नहीं है। खाना ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। यानी डिप्टी सीएम निरीक्षण न करें तो अस्पताल और स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे और डिप्टी सीएम कहकर गए हैं तो अधिकारी थोड़ा बहुत तो सोचेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अधिकारियों को खामियां गिनाने वाले डिप्टी सीएम की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें वो खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे गए। लोग कह रहे कि डिप्टी सीएम गाड़ी में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर 2 सवारी के साथ घूम रहे थे। एक तो वो खुद थे और दूसरे भाजपा के विधायक। ऊपर से सीट बेल्ट नहीं लगाई वो अलग। वैसे भी अगर सीट बेल्ट लगाते तो डिप्टी सीएम और विधायक एक ही सीट बेल्ट में भला कैसे एडजस्ट हो पाते। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और वहीं आगरा के एक होटल पर पुलिस की छापेमारी से हड़कंप की स्थिति देखने को मिली, जहां से पुलिस ने संदिग्ध हालत में कई लोगों को पकड़ा। दरअसल ताजगंज इलाके में होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।